दर्शन शास्त्र से संबंधित इस प्रारंभिक व्याख्या में आप सभी का स्वागत है। मैं तुलिका गुप्ता, एक रिसर्च स्कॉलर लखनऊ यूनिवर्सिटी से जो कि अपनी पीएचडी कर रही हूँ। इस परिचर्चा में हम यह जानेंगे कि परंपरागत तर्कशास्त्र क्या है और दर्शन में इसका क्या महत्व है। तो परंपरागत तर्कशास्त्र, जिसे कि ट्रेडिशनल लॉजिक भी बोला जाता है, इसके अनेक पहलू हैं, जैसे निरपेक्ष प्रतिज्ञप्ति, इनके गुण और परिमाण, वाक्य और प्रतिज्ञप्तियों में अंतर, शास्त्रीय तर्कशास्त्र, जिसे क्लासिकल लॉजिक भी कहा जाता है, और आधुनिक तर्कशास्त्र, जिसे मॉडर्न लॉजिक भी कहा जाता है। इन दोनों में प्रतिज्ञप्तियों के प्रकार की चर्चा करते हैं। तो जैसा कि आपने सुना कि प्रतिज्ञप्ति जो शब्द है, इस शब्द का प्रयोग काफ़ी बार अब तक मैं कर चुकी हूँ। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस शब्द का असल में मतलब क्या है। तो तर्कशास्त्र में इसे तर्क वाक्य भी बोला गया है। इसमें तर्क की इकाई को प्रतिज्ञप्ति कहा गया है। उदाहरण के तौर पे, कबूतर एक पक्षी है। यह टेबल लकड़ी का बना है। प्रतिज्ञप्तियाँ या तो विद्यात्मक होती हैं या फिर निषेधात्मक होती हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि या तो प्रतिज्ञप्तियों को हमें स्वीकारना होता है या फिर हमें उसे नकारना होता है। किसी भी व्यक्ति युक्ति में आधार वाक्य और निष्कर्ष दोनों ही प्रतिज्ञप्ति होती हैं। प्रतिज्ञप्ति तथ्यों का घोषणात्मक कथन है, इसलिए इन्हें या तो सत्य या फिर असत्य माना जाता है। हमें ये बहुत ध्यान रखना होगा कि प्रतिज्ञप्ति आदेशात्मक, विस्मयादिबोधक या फिर प्रश्नवाचक वाक्यों से भिन्न है। इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, आदेश दिए जाते हैं और विस्मय प्रकट होता है। ये ही प्रतिज्ञप्तियों में देखा गया है। जो प्रतिज्ञप्तियां आदेशमात्रक यानी कि आज्ञावाचक, विस्मयादिबोधक या फिर प्रश्नवाचक से भिन्न है, यद्यपि प्रश्न पूछे जाते हैं, आदेश दिए जाते हैं और विस्मय प्रकट होता है, प्रतिज्ञप्ति से असमान उन्हें विध्यात्मक या फिर निषेधात्मक नहीं कहा जा सकता। अर्थात यह सत्य या तो सत्य या फिर असत्य नहीं हो सकते। प्रश्न, आदेश और विस्मय कभी भी प्रश्नवाचक वाक्य जो हैं, जिन्हें रखा जाता है प्रतिज्ञप्तियों में, जैसे कि उदाहरण के तौर पे, जैसे क्या रोहन आज कक्षा में आया, या फिर क्या आज तुम मेरे साथ लंच करोगे, जिनका उत्तर या हाँ या ना में दिया जा सकता है, परंतु उन्हें सत्य नहीं कहा जा सकता। इसलिए यही वजह है कि आज्ञावाचक वाक्य आदेश के रूप में होते हैं, जैसे कि मुझे पानी का एक ग्लास दीजिए, दरवाज़ा खोलिए। अब इन्हें सत्य या असत्य नहीं कहा जा सकता। इसी तरह विस्मयादिबोधक वाक्य, जैसे मज़ेदार, हमने मैच जीत लिया, या फिर काफ़ी सुंदर गाना है, इत्यादि सत्य या फिर असत्य नहीं हो सकते। केवल सूचनात्मक, घोषणात्मक और तथ्यात्मक वाक्य प्रतिज्ञप्तियां हैं, किंतु कोई प्रतिज्ञप्ति सत्य या फिर असत्य होगी, यह हम हमेशा नहीं जान सकते। कोई प्रतिज्ञप्ति का वर्णन करते वक्त उसकी सत्यता या फिर असत्यता का वर्णन इन सारे शब्दों में, जो कि विस्मयादिबोधक, आज्ञावाचक शब्द हैं, उनमें नहीं किया जा सकता। उदाहरण के तौर पे, वर्तमान में शोध की सीमा के कारण हम प्रतिज्ञप्ति कोरोना वायरस से उत्पन्न बीमारी का इलाज है कि सत्यता या फिर असत्यता के बारे में निश्चित नहीं हो सकते, लेकिन यह निश्चित है कि या तो प्रतिज्ञप्ति सत्य होगी अगर उसका इलाज रहा तो,
या फिर वह असत्य होगी यदि उसका इलाज नहीं रहा तो। आगे बढ़ते हैं। प्रतिज्ञप्तियाँ वैसे तो हैं काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, काफ़ी दिलचस्प चीज़ है ये व्हेन इट कम्स टू जब हम तर्क की बात करते हैं तो। तो इसमें ये दिखाया गया है कि किस तरह से वाक्य भिन्न तरीके से अगर उनका उनमें जो शब्द है उनका चयन हुआ, उसके बावजूद उनके अर्थ में कितनी समानता होती है, ये हम आगे के उदाहरण में देखेंगे। दो वाक्यों का उपयोग किसी समान प्रतिज्ञप्ति के स्वीकरण या नाकार के लिए किया जाता है। दो वाक्य जो भिन्न शब्दों से बने हैं और वे शब्द भिन्न भिन्न ढंग से व्यवस्थित हैं, समान संदर्भ में समान अर्थ रखते हैं। दो वाक्य लेते हैं। पहला, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हॉकी का खेलना सुषमा को ज्ञात है। एक बार फिर से दोहराऊंगी। हॉकी का खेलना सुषमा को ज्ञात है। और दूसरा सेंटेंस है, सुषमा हॉकी खेलना जानती हैं। यह दोनों वाक्य घोषणात्मक वाक्य हैं और समान अर्थ रखते हैं। जबकि हम दोनों वाक्यों में ये देखेंगे कि पहले वाक्य में 7 शब्द थे और दूसरे वाक्य में 5। दोनों में शब्दों का चयन काफ़ी इधर-उधर हो रखा है। कोई भी ऐसा कोई सिंक्रोनाइज़ेशन नहीं है, कोई सीक्वेंस नहीं है, लेकिन शब्द अगर जो जिन शब्दों का इनमें प्रयोग किया गया, जो ये दोनों वाक्य हैं, इनके अर्थ में किसी भी तरह का कोई भी डिफरेंस नहीं है। ये होती है प्रतिज्ञप्तियों की खास बात। जब 2 प्रतिज्ञप्तियाँ जुड़ती हैं, तो फिर उनसे जो वाक्य बनता है, उनको अगर हम शब्दों का चयन दूसरे तरीके से कर दें या फिर शब्दों का जो नंबर है वो भी या तो अगर बढ़ा दें या फिर घटा दें, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। एक और बहुत ही अच्छी बात है प्रतिज्ञप्तियों की कि इनको अनेक भाषाओं में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे कि अगर कोई बोले कि इट इज़ स्नोइंग, ये अंग्रेज़ी में है। अगर कोई हिंदी में बोले कि बर्फ़ गिर रही है। तो ये हालाँकि दूसरे लैंग्वेज में है, भाषाएँ डिफरेंट हैं, लेकिन इनका मतलब सेम है। अब हम ये देखेंगे कि ऐतिहासिक रूप में निरपेक्ष प्रतिज्ञप्ति की अवधारणा आज से लगभग 2000 पूर्व अरस्तू द्वारा प्रतिपादित की गई थी। अरस्तू दर्शन की दुनिया में बहुत ही जाने-माने दार्शनिक हैं और इन्होंने तर्क में काफ़ी ज़्यादा, इनफैक्ट पाश्चात्य दर्शन में भी इनका काफ़ी योगदान रहा है। तर्क की दुनिया में इनका काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा है क्योंकि जो ट्रेडिशनल लॉजिक है, जो जो तर्क है, जो सबसे पहले एक तरीके से जो शुरू हुई थी, वो अरस्तू ने ही करा था और उनके ही मेहनत से आज के टाइम पे हम लोगों के लिए चीज़ें करना बहुत आसान हो गया है, तर्क के हेल्प से। ऐतिहासिक रूप से वैध और अवैध युक्तियों के मध्य भेद के लिए तकनीकों के संबंध में 2 तरह के सिद्धांत विकसित हुए हैं। पहला, शास्त्रीय तर्कशास्त्र, जिसको अरस्तू का तर्कशास्त्र भी कहते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, अरस्तू का काफ़ी योगदान रहा है तर्क में। इस वजह से जो सबसे पहले जो शुरू हुआ था तर्कशास्त्र, वो इनके अरस्तू के नाम पे ही रखा गया, जिसको कहा गया अरस्तू का तर्कशास्त्र। इसे अंग्रेज़ी में ट्रेडिशनल लॉजिक भी कहा जाता है। दूसरा जो तर्कशास्त्र है, वो है आधुनिक अथवा आधुनिक प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र, जिसको हम मॉडर्न लॉजिक भी कहते हैं। अब हम आगे आगे पढ़ेंगे कि शास्त्रीय तर्कशास्त्र में प्रतिज्ञप्ति की अवधारणा कैसे की गई है। प्रतिज्ञप्तियाँ सभी युक्तियों के संघटक हैं। एक प्रतिज्ञप्ति में एक उद्देश्य पद, जिसको सब्जेक्ट टर्म भी कहते हैं, एक विधेय पद, जिसको प्रेडिकेट टर्म कहते हैं, एंड एक संयोजक होता है, जिसे हम कोपिला कहते हैं। इसको मैं एक उदाहरण से बताना चाहूँगी ताकि आपके लिए समझना आसान हो जाए। लेट्स से एक वाक्य है, सीता दार्शनिक है। अब यहाँ पे जो शब्द 3 शब्द से बना है ये वाक्य, सीता दार्शनिक है। यहाँ पे जो सीता है वो है उद्देश्य पद, जो कि जिसको कहते हैं सब्जेक्ट टर्म।
दार्शनिक है विधेय पद, जिसको कहते हैं प्रेडिकेट टर्म। और जो इस वाक्य में जो लास्ट वर्ड है जो है उसको कहते हैं कॉप्यूला। कॉप्यूला इसलिए कहते हैं ऐसे क्योंकि ये सब्जेक्ट उद्देश्य पद और विधेय पद को जोड़ता है। इस वजह से इस संयोजक जो टर्म है इसको कॉप्यूला कहते हैं। अब आगे बढ़ेंगे कि प्रतिज्ञप्तियों को किन प्रकार में बांटा गया है। तो जो प्रतिज्ञप्ति सर्वदा रूप से सत्य मानी जाती है, मतलब कि जिसकी सत्यता पे ज़रा सा भी संदेह नहीं किया जा सकता, उसको कहा गया है पुनरुक्ति, विच इज़ कॉल्ड टॉटोलॉजी। इसको भी एक एग्जाम्पल से आपको बताना चाहूँगी। ऑल मेन आर मॉर्टल, मतलब कि पुर, पुरुष मरणशील है। अब इस बात की सत्यता को कोई भी नहीं झुठला सकता, क्योंकि कोई भी ऐसा पुरुष नहीं है जो कि मरणशील ना हो। हर एक पुरुष जो कि इस धरती पे आया है उसको एक वक्त के बाद जाना है। और क्योंकि अगर ये जो उदाहरण जो मैंने अभी दिया, पुरुष मरणशील है, ये अगर हम इस जगह पे अगर भारत में देखें तो इधर जितने सारे लोग हैं, और अगर किसी दूसरे विदेश में देखें अगर वहाँ पे भी जितने सारे लोग हैं, कोई भी इस सत्यता से भिन्न नहीं है, कोई भी इस चीज़ से परे नहीं है कि वो मरणशील है। और इसका मतलब ये है कि सारे ही ऑल मेन आर मॉर्टल। सो इस वाक्य की जो सत्यता है वो हर वक्त सही होगी, इस पे ज़रा सा भी हम संदेह नहीं कर सकते। इस वजह से इसको टॉटोलॉजी कहा गया है, मतलब कि पुनरुक्ति। ये है पहला प्रकार प्रतिज्ञप्ति का। दूसरा जो प्रकार है प्रतिज्ञप्ति का, जो सर्वदा असत्य है, मतलब जो हमने पहले पढ़ा कि सर्वदा रूप से जो सत्य है उसको टॉटोलॉजी कहा गया है, पुनरुक्ति। जो प्रतिज्ञप्ति सर्वदा असत्य है उसे व्याघाती या आत्मव्याघाती कहते हैं। इसको अंग्रेजी में कॉन्ट्रडिक्टरी या फिर सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी कहा गया है। इसका जो उदाहरण है वो पिछले उदाहरण से बिल्कुल ऑपोजिट है। अ, इधर ये उदाहरण कुछ इस प्रकार है कि पुरुष अमरणशील है। ये सुन के ही आपको काफ़ी अजीब लग रहा होगा कि पुरुष अमरणशील है, ऐसा कोई भी पुरुष नहीं है जो अमरणशील हो सकता है। तो ये दुनिया के किसी भी कोने में ये सेंटेंस जो है, ये वाक्य जो है, ये असत्य ही होगा। दूसरा भी एग्ज़ाम्पल है जो कि है हाइड्रोजन नाइट्रोजन है। ये सुन के ही काफ़ी इलॉजिकल लग रहा होगा, लॉजिक से बिल्कुल परे, कि हाइड्रोजन नाइट्रोजन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो इस जो ये वाक्य है, ये सर्वदा असत्य रहेगा कि कोई भी पुरुष अमरणशील नहीं है और हाइड्रोजन कभी भी नाइट्रोजन नहीं बन सकता। आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो प्रकार है प्रतिज्ञप्तियों का, वो निश्चित तरीके से ना सत्य होगा और ना ही ये निश्चित तरीके से असत्य होगा। इस वजह से इसे आपातिक कहते हैं। इंग्लिश में इसे कंटिंजेंट कहा गया है। उदाहरण के तौर पे, यह ठंडा है। अगर मान लीजिए आपके सामने एक ग्लास पानी रखा है और वह ठंडा है, तो आपने ये आपके साथ अगर आपके कोई मित्र बैठे हैं तो आप उनसे कह सकते हैं कि ये पानी ठंडा है। इस वक़्त, इस पल के लिए तो ये जो वाक्य है ये सच है, क्योंकि ये पानी ठंडा है, लेकिन क्या थोड़ी देर के बाद, 1 घंटे के बाद क्या ये पानी का ग्लास ठंडा रह जाएगा? जी नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि टेम्परेचर जैसे बढ़ेगा, तापमान बढ़ने से पानी का जो ठंडा ग्लास है वो ठंडा नहीं रह जाएगा। तो इससे हमें ये पता लगा कि ये जो प्रतिज्ञप्ति है, ये एक पल को सत्य है, दूसरे पल को असत्य हो गई। इस वजह से इसे आपातिक कहा गया है। दूसरा एक और उदाहरण है जिससे थोड़ा-सा एक्सप्लेन करना चाहूँगी, थोड़ी और क्लैरिटी के लिए। राम शहर का सबसे बुद्धिमान लड़का है। मान लेते हैं कि ये सत्य है। एक पल को अभी हो सकता है कि ये सत्य हो, लेकिन कुछ वक़्त के, कुछ सालों के बाद हम इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं ले सकते कि राम ही शहर का सबसे बुद्धिमान लड़का है, क्योंकि हो सकता है कि उसकी बुद्धिमानी थोड़े वक़्त के बाद उनकी कम हो जाए, या फिर उनके अलावा कोई और ऐसा इंसान आ जाए जो कि उनसे ज़्यादा बुद्धिमान हो। तो सत्यता उनके बुद्धिमानी की जो है
जो इस वाक्य में हमने देखा, ये आज है, कल को ये नहीं रहेगी। जब इस तरह की प्रतिज्ञप्ति होती है, तो इसे आपातिक प्रतिज्ञप्ति कहते हैं। तो ये जो तीनों प्रकार की प्रतिज्ञप्तियाँ हैं, जो कि हमारे तर्कशास्त्र में मानी गई हैं, ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और एक तरीके से लगा लीजिए पूरा तर्क इन 3 जो भाग हैं, इन पे पूरी तरह से आगे जो आप पढ़ेंगे तो एक्सरसाइज़ेज़ वग़ैरह भी जो हैं, वो इन पे ही बेस्ड होते हैं। इन्हीं का सहारा लेके हम आगे जो एक्सरसाइज़ेज़ हैं, वो लगा सकते हैं। ओके। तो पारंपरिक रूप से दार्शनिकों ने प्रतिज्ञप्तियों को 2 वर्गों में बाँटा है। पहला है निरपेक्ष प्रतिज्ञप्ति, जिसको कैटेगोरिकल प्रोपोज़िशन भी कहते हैं, जो अभी आगे हम पढ़ेंगे। ये इनके भी अलग टाइप होते हैं, अलग प्रकार के ये होते हैं। और दूसरा जो है प्रतिज्ञप्ति, वो है सोपाधिक प्रतिज्ञप्ति, जिसको जिसको हमने कंडीशनल प्रोपोज़िशन भी कहा है। आधुनिक तर्कशास्त्र, जिसको मॉडर्न लॉजिक भी कहा गया है, इसका उदय 9वीं सदी के पूर्वार्ध में हुआ था। आधुनिक तर्कशास्त्री किसी युक्ति की वैधता और अवैधता के निर्धारण की परंपरागत सिद्धांतों और नियमों से आगे बढ़ चुके हैं। कहने का मतलब ये है कि जो मॉडर्न फिलोसोफर्स हैं, मॉडर्न लॉजिशियंस हैं, जिन्होंने तर्क का काफ़ी इस्तेमाल करा है, वो ये जितने सिद्धांत जो कि ट्रेडिशनल लॉजिक में, ट्रेडिशनल तर्कशास्त्र में यूज़ हो रहे थे, उन सब से आगे निकल चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं ये। क्योंकि बढ़ते जिस तरह से टेक्नोलॉजी ने टेक ओवर कर लिया सारी चीज़ों को लेकर, इस वजह से इनको अपने तर्क में और भी ज़्यादा क्लैरिटी और भी ज़्यादा ट्रेंडी चीज़ें लानी थी ताकि लोगों को समझाना आसान हो। जॉर्ज बूल, अल्फ्रेड नॉर्थ व्हाइटहेड, बर्ट्रैंड रसल, ये प्रमुख आधुनिक तर्कशास्त्री माने गए हैं, काफ़ी फेमस हैं ये। आधुनिक तर्कशास्त्र का प्रयोग कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में और कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, जो कि आज के टाइम पे तो काफ़ी यूज़फुल है इन जनरल, इसमें किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं कि प्रतिज्ञप्तियों का वर्गीकरण किस प्रकार हुआ। तो निरपेक्ष प्रतिज्ञप्ति जो है, उनको उनको 3 भाग में बाँटा गया है। एकल, जिसको सरल भी कहा गया है, और सामान्य दूसरा, जिसको जो सामान्य ही है वैसे तो ये। तो जो एकल है, नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि एक, मतलब कि इस प्रतिज्ञप्ति में किसी एक वस्तु या फिर एक इंसान के बारे में बताया जा रहा है। अर्थात अ, अगर उदाहरण के तौर पे देखें तो राम मरणशील है। यहाँ पे हालाँकि हमें पता है कि हर एक इंसान मरणशील है, लेकिन क्योंकि हम एकल प्रतिज्ञप्ति की बात कर रहे हैं, इस वजह से हम सिर्फ़ एक इंसान जो कि राम है, इसकी बात करेंगे। दूसरा जो प्रतिज्ञप्ति था, सामान्य प्रतिज्ञप्ति, इसके हिसाब से, इसके अकॉर्डिंग हर इंसान मरणशील है। अब दोनों में डिफ़रेंस यही हुआ कि जब हम एकल प्रतिज्ञप्ति की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम सिर्फ़ एक इंसान की बात करेंगे, और जब हम सामान्य प्रतिज्ञप्ति की बात कर रहे हैं, तो वहाँ हम हर एक इंसान को उस चीज़ में इन्वॉल्व करेंगे। एग्ज़ाम्पल, हर इंसान मरणशील है। यहाँ पे हमने अगर देखें तो किसी साउथ इंडिया में किसी पर्टिकुलर इंसान को हम लोगों ने मतलब अवॉइड नहीं किया है, उनको छोड़ा नहीं है। हर एक इंसान इस सामान्य प्रतिज्ञप्ति में इन्वॉल्व हो रहा है। मिश्रित प्रतिज्ञप्ति, जो कि तीसरा प्रकार है, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, मिश्रित प्रतिज्ञप्ति एक दूसरा प्रकार है निरपेक्ष प्रतिज्ञप्ति के बाद, और मिश्रित मिश्रित प्रतिज्ञप्ति जो है, ये 3 भाग में डिवाइड किया गया है। जो पहला है वो है संयोजक। कहने का मतलब कि जो शब्द है और के माध्यम से जब 2 निरपेक्ष प्रतिज्ञप्तियाँ जोड़ी जाती हैं, तो एक संयोजक बनता है। उदाहरण के तौर पे बताना चाहूँगी, कृष्णा विनम्र और बुद्धिमान है। यहाँ पे अगर हम देखें तो
तो कृष्णा विनम्र एक प्रतिज्ञप्ति हुई और जो है वो संयोजक हुआ जिसने विनम्र और बुद्धिमान को जोड़ रखा है। इस वजह से मिश्रित प्रतिज्ञप्तियों में आता है ये। दूसरा जो इसका पार्ट है वो है वियोजक। वियोजक जो है इसके लिए जो प्रतिज्ञप्ति यूज़ की जाती है जिसका इस्तेमाल होता है वो है या तो या फिर। मतलब कि ईदर और, या तो या फिर के संबंध से जुड़ी हुई जो प्रतिज्ञप्तियाँ होती हैं उनको हम वियोजक कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल ये है, उदाहरण ये है, या तो अब मैं सेब खाऊंगा या फिर संतरा खाऊंगा। मतलब दोनों जो ये प्रतिज्ञप्तियां हैं ये जोड़ी गई हैं, ये जो संबंध है ईदर और का, या तो या फिर। या तो मैं ये काम करूंगी, अगर मैंने ये नहीं किया तो मैं दूसरा काम करूंगी। ये जो संबंध है या तो या फिर का, इसको वियोजक कहा गया है। जो तीसरा पार्ट है वो है हेत्वाश्रित। इसको यदि तो के संबंध से ये प्रतिज्ञप्ति बनती है। इसको अंग्रेजी में ये जो फ्रेज है इट इज कॉल्ड इफ देन रिलेशन। यदि हम, उदाहरण के तौर पे, यदि हम बाहर जा सकते हैं तो हम पर्वत चढ़ सकते हैं। मतलब कि ये इस संबंध से जो प्रतिज्ञप्तियां बनती हैं कि यदि अगर हम बाहर गए तो हम पर्वत पे भी बहुत आराम से चढ़ सकते हैं। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि अगर एक काम हमने कर लिया तो दूसरा काम भी करना अगर उससे रिलेटेड है तो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। ये है 3 प्रकार के निरपेक्ष प्रतिज्ञप्तियाँ, जो मिश्रित प्रतिज्ञप्ति, जो कि हमें ट्रेडिशनल लॉजिक में बताया गया है। अब देखेंगे, और ये है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इस पूरी क्लास का, क्योंकि क्योंकि जो निरपेक्ष प्रतिज्ञप्ति है इनके जो प्रकार हैं जिससे कि आगे लॉजिक, मतलब बेसिकली जो तर्क है उसमें सारे जो हमारी एक तरीके से जो दार्शनिक हम लोगों का अप्रोच है वो इसके थ्रू ही डिफाइन होता है। तो पहला जो है वो है सर्वव्यापी सकारात्मक, जिसको ए जो लेटर है उससे डिनोट किया गया है। दूसरा है सर्वव्यापी निषेधात्मक, जिसको ई से डिनोट किया गया है। तीसरा है अंशव्यापी सकारात्मक, जिसको आई से डिनोट किया गया है। और चौथा है अंशव्यापी निषेधात्मक, जिसको ओ से डिनोट किया गया है। हालांकि इसे वेन डायग्राम से भी समझाया गया है काफ़ी अच्छे तरीके से, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं आपको उदाहरण से ये समझाने की कोशिश करती हूँ। तो जो पहला है सर्वव्यापी सकारात्मक, इसमें ये नाम से ही हमें पता लग रहा है कि सर्वव्यापी मतलब जिसमें जिसमें सारे ही इन्वॉल्व हों। अगर एक किसी कैटेगरी या एक क्लास या फिर एक स्पीशीज़ की अगर बात करें, तो उसमें सारे ही इन्वॉल्व हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए बिल्लियों की बात करते हैं, तो जब सर्वव्यापी सकारात्मक की बात करेंगे, तो इसमें सारी की सारी बिल्लियाँ इन्वॉल्व होंगी। सारी की सारी बिल्लियों की बात करेंगे, किसी एक बिल्ली की बात नहीं करेंगे। सर्वव्यापी निषेधात्मक जो है, इसमें हम बिल्लियों के अलावा जो चीज़ें हैं, उनके बारे में बात करेंगे। उदाहरण के तौर पे कोई भी बिल्ली कुत्ता नहीं है। ये अपने में एक समझने वाली बात है कि कोई, नो कैट्स आर डॉग्स। सो कोई भी बिल्ली कहीं भी हो, उसको हम कुत्ता नहीं बोल सकते हैं। और अंशव्यापी सकारात्मक जो है, उसका एग्ज़ाम्पल, उसका उदाहरण ये है कि कुछ कुत्ते पालतू पशु हैं। मतलब कि कुछ ही ऐसे कुत्ते हो सकते हैं, जितने सारे कुत्ते हैं उनमें से कुछ ऐसे कुत्ते हैं जो पालतू हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि काफ़ी जंगली होते हैं। तो इस वजह से इसमें जो पालतू कुत्ते हैं उसकी जब हम बात करेंगे, जहाँ सम डॉग्स आर इन्वॉल्व्ड, कुछ कुत्तों की अगर बात कर रहे हैं, तो वो है अंशव्यापी सकारात्मक। और जो लास्ट है, फोर्थ, जिसको ओ से डिनोट किया गया है, वो है अंशव्यापी निषेधात्मक। इसका उदाहरण ये है कि कुछ कुत्ते पालतू पशु पशु नहीं हैं। इससे पहले वाले में हमने देखा था कि कुछ कुत्ते पालतू पशु हैं, और जो लास्ट अंशव्यापी निषेधात्मक है उसमें यह है कि कुछ कुत्ते पालतू नहीं हैं। तो जो सबसे पहला जो सर्वव्यापी सकारात्मक था,
उसमें उसको थोड़े और सिंप्लीफाइड तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है, जिसमें ऐसा कहा गया है कि सभी एस पी है। मतलब कि एस वर्ग की जितने भी उसके पार्ट्स हैं वो पी में इन्वॉल्व होते हैं। जो दूसरे वाला है सर्वव्यापी निषेधात्मक, इसका इसके हिसाब से कोई भी एस पी नहीं है। जो तीसरा है अंशव्यापी अंशव्यापी सकारात्मक, इसमें कुछ एस पी माने जाते हैं। और जो लास्ट है हमारा अंशव्यापी निषेधात्मक, इसमें कुछ एस पी नहीं है। तो ये है मेन इनका डिस्टिंक्शन एक तरीके से जो करा गया है। मानक रूप निरपेक्ष प्रतिज्ञप्ति दो वर्गों के मध्य संबंध को पूर्ण स्पष्टता से अभिव्यक्त करती है। निरपेक्ष प्रतिज्ञप्ति को मानक रूप में होने के लिए अग्रलिखित में से किसी एक का दृष्टांत होना आवश्यक है। तो अब हम थोड़ा सा ये जो चार हमने पढ़ रखे हैं, सर्वव्यापी सकारात्मक और सर्वव्यापी नकारात्मक, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं ताकि समझना आसान रहे। ठीक है, तो सबसे पहला सर्वव्यापी सकारात्मक प्रतिज्ञप्ति। एक सर्वव्यापी सकारात्मक प्रतिज्ञप्ति कथन करती है कि प्रथम वर्ग का प्रत्येक सदस्य द्वितीय वर्ग का भी सदस्य है। उदाहरण सभी वैज्ञानिक दार्शनिक हैं। एक्सक्यूज मी। यह प्रति व्यक्ति यह प्रति व्यक्ति दो वर्ग यानी वैज्ञानिक वर्ग और दार्शनिक वर्ग के बारे में है और कहती है कि उद्देश्य पद यानी वैज्ञानिकों का वर्ग विधेय वर्ग यानी दार्शनिकों के वर्ग में पूर्णता सम्मिलित है। सर्वव्यापी सकारात्मक प्रतिज्ञप्ति बताती है कि संपूर्ण उद्देश्य वर्ग विधेय वर्ग में सम्मिलित है। वर्ग समावेशन का संबंध इन दो वर्गों के मध्य है और वर्ग समावेशन पूर्णतः सर्वव्यापी है। अतः उद्देश्य वर्ग के सभी सदस्य विधेय वर्ग के भी सदस्य हैं। हम लोगों ने बिल्कुल शुरुआत में पढ़ी थी कि उद्देश्य वर्ग जो कि सब्जेक्ट टर्म है और विधेय वर्ग जो कि प्रेडिकेट टर्म है। इसमें जो सर्वव्यापी सकारात्मक है, इसमें यही बताया गया है कि उद्देश्य वर्ग के सभी सदस्य विधेय वर्ग के भी सदस्य होते हैं। मतलब कि ऑल एस इज पी। इसका मतलब कि सारे जो एस के जो पार्ट हैं, एस में जितनी सारी चीज़ें इन्वॉल्व हुई हैं वो सारी पी में भी आएंगी। अर्थात सर्वव्यापी सकारात्मक, बहुत पॉजिटिवली सर्वव्यापी मतलब उसमें सारे जो उसमें इन्वॉल्व हैं, जितने भी एस के जितने भी पार्ट हैं वो सारे पी में इन्वॉल्व होंगे और पॉजिटिवली इन्वॉल्व होंगे। ऐसा नहीं है कि उनमें से कोई एक पार्ट निकाल दिया जाएगा या फिर कुछ ही उन भागों को चूज किया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सारे एस को सारे पी में रखा जाएगा जिससे कि पता लगेगा हमें कि ये सर्वव्यापी सकारात्मक प्रतिज्ञप्ति है। आगे बढ़ते हैं। सर्वव्यापी निषेधात्मक निषेधात्मक प्रतिज्ञप्ति। एक एक सर्वव्यापी निषेधात्मक प्रतिज्ञप्ति कथन करती है कि प्रथम वर्ग द्वितीय वर्ग से पूर्ण अपवर्जित है। उदाहरण कोई भी वैज्ञानिक दार्शनिक नहीं है। जो उदाहरण पिछला जो था उसमें हमने ये पढ़ा था कि सभी वैज्ञानिक दार्शनिक हैं। मतलब कि अ, अगर कोई वैज्ञानिक है तो उसमें ये चीज़ एक एक प्रोडक्ट की तरह आप देखेंगे या फिर एक उसके साथ ही जुड़ी हुई चीज़ रहेगी कि वो जो वैज्ञानिक है वो दार्शनिक है। ये चीज़ सर्वव्यापी निषेधात्मक में नहीं था। सर्वव्यापी सकारात्मक, इसमें एस और पी दोनों, मतलब एस में पी जुड़ा हुआ है, उसमें किसी भी तरह का कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। और यही इसका बिल्कुल ऑपोजिट हो रहा है सर्वव्यापी निषेधात्मक में, जहाँ पे वैज्ञानिक दार्शनिक नहीं है ये माना गया है।
तो ये जो सर्वव्यापी निषेधात्मक प्रतिज्ञप्ति है, यह प्रतिज्ञप्ति दावा करती है कि वैज्ञानिकों के वर्ग का कोई भी सदस्य दार्शनिकों के वर्ग का सदस्य नहीं है। ये जो उदाहरण बोला था उसी का एक्सप्लेनेशन थोड़ा-सा कर रही हूँ। यह सार्वभौमिक रूप से इस बात का निषेध करती है कि वैज्ञानिक दार्शनिक है। यह प्रतिज्ञप्ति इस बात को नकारती है कि वर्ग समावेशन से संबंध दो वर्गों के मध्य है। प्रतिज्ञप्ति इस बात को सार्वभौमिक रूप से स्वीकारती है कि उद्देश्य का कोई भी सदस्य विधेय का सदस्य नहीं है। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था सर्वव्यापी सकारात्मक में कि उद्देश्य वर्ग के सभी सदस्य विधेय वर्ग के भी सदस्य हैं। उसका ठीक उल्टा इसमें हो रहा है सर्वव्यापी निषेधात्मक में, जिसमें उद्देश्य उद्देश्य का कोई भी सदस्य विधेय का सदस्य नहीं हो सकता। या दूसरे शब्दों में प्रतिज्ञप्ति इस बात को नकारती है कि उद्देश्य में कम से कम एक सदस्य ऐसा है जो विधेय का भी सदस्य है। जो थर्ड इसका पार्ट है अंशव्यापी सकारात्मक, इसको इसको भी पढ़ लेते हैं। ये भी बहुत आसान है। इसका सबसे जो बेसिक एग्जाम्पल है, जो जो मेरे ख्याल से तर्क के सारे ही जो स्टूडेंट्स और टीचर्स हैं वो इस एग्जाम्पल को यूज़ करते हैं काफ़ी ज़्यादा। ये जो मैंने पहले मेंशन करा था ऑल एस एस पी, एस के जितने भी पार्ट्स हैं वो पी में इन्वॉल्व है। दूसरे वाला था कि कोई भी एस का पार्ट ऐसा नहीं है जो कि पी में इन्वॉल्व है। और ये जो तीसरा है जिसके बारे में अब मैं बताने वाली हूँ आपको, अंशव्यापी सकारात्मक, इसमें एस का कुछ पार्ट जो है वो पी में होता है या फिर पी का कुछ पार्ट जो है वो एस में होता है। सभी इसका इसका भी उदाहरण कुछ इस प्रकार ही है कि कुछ वैज्ञानिक दार्शनिक हैं। सबसे पहले जो हम लोगों ने देखा था जिसमें ये था कि सारे वैज्ञानिक दार्शनिक हैं। दूसरे में हमने देखा था कि कोई भी वैज्ञानिक दार्शनिक नहीं है। अब इसका उदाहरण ये है कि कुछ वैज्ञानिक हैं जो दार्शनिक हैं, कुछ ऐसे हैं जो दार्शनिक हो नहीं भी हो सकते हैं। सभी वैज्ञानिकों के वर्ग के कुछ सदस्य सभी दार्शनिकों के वर्ग के सदस्य भी हैं, लेकिन यह प्रतिज्ञप्ति इस वर्ग समावेशन को सार्वभौमिक या सर्वव्यापी ढंग से स्वीकार नहीं करती। यह कथन करती है कि सभी वैज्ञानिक नहीं, बल्कि कुछ विशिष्ट वैज्ञानिक दार्शनिक हैं। किंतु यह ध्यान किंतु यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है किंतु यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि पद कुछ अपने अर्थ में अनिश्चित है। यहाँ पे अगर मान लीजिए ये जो एग्जाम्पल है कि कुछ वैज्ञानिक दार्शनिक है, ये जो वर्ड है, ये जो शब्द है कुछ, ये अपने अर्थ में ही अनिश्चित है। इस पद के अर्थ को परिभाषित करने में संदिग्धता है, क्योंकि यह अर्थों की एक संपूर्ण संपूर्ण श्रृंखला का संकेत कर सकता है, जैसे कम से कम एक, या फिर कम से कम दो, या फिर कम से कम हजार और अन्य कई। हम जानते हैं कि हमारे प्रतिदिन के व्यवहार में पदों का अर्थ संदर्भ से निश्चित होता है। तर्कशास्त्र में यह रूढ़ी है कि कुछ पद का अर्थ कम से कम में लिया जाए। ये तर्कशास्त्र में एक तरीके से रूल माना गया है कि अगर कोई कह रहा है सम, द वर्ड सम, जिसका मतलब कुछ, इस वर्ड का जो मतलब है वो उसमें तर्क के विषय में कम से कम माना गया है। कि अगर मान लीजिए कोई कहता है कुछ, तो हम उस कुछ का मतलब या तो एक मान के चलेंगे या फिर दो मान के चलेंगे। तर्क में ऐसा किया जाता है। अंशुव्यापी सकारात्मक प्रतिज्ञप्ति बताती है कि प्रतिज्ञप्ति वर्ग समावेशन के संबंध को स्वीकार करती है, लेकिन यह स्वीकरण सर्वव्यापी न होकर अंशव्यापी है। अतः उद्देश्य के कुछ सदस्य विधेय के सदस्य हैं। मतलब कि कुछ ही ऐसे उद्देश्य, सब्जेक्ट टर्म के कुछ ही मेंबर्स प्रेडिकेट टर्म के कुछ मेंबर्स रहेंगे। ये है इनके कहने का मतलब कि सम एस आर पी,
अभी तक हमने देखा कि या तो सारे ही एस पी थे या फिर सारे ही एस पी नहीं थे। यहाँ पे हमने देखा है कि कुछ ऐसे एस हैं जो कि पी हैं, कुछ ऐसे वैज्ञानिक हैं जो कि दार्शनिक माने जाते हैं। जो विशिष्ट वैज्ञानिक हैं उनको माना जाता है कि वो दार्शनिक हैं। ठीक है, तो जो लास्ट वाला इसका डिस्टिंक्शन है अंशव्यापी निषेधात्मक प्रतिज्ञप्ति, इसके बारे में थोड़ा-सा जान लेते हैं। अंशव्यापी निषेधात्मक प्रतिज्ञप्ति स्वीकारती है कि उद्देश्य पद ऊ से नामित वर्ग का कम से कम एक सदस्य विधेय पद में नामित संपूर्ण वर्ग से अपवर्जित है। उदाहरणार्थ कुछ वैज्ञानिक दार्शनिक नहीं है। पहले हमने ये कहा था इससे पहले कि कुछ वैज्ञानिक दार्शनिक हैं, जिसमें जो दार्शनिक वैज्ञानिक हैं उनके बारे में ही चर्चा की जाएगी। लेकिन यहाँ पे अंशव्यापी निषेधात्मक प्रतिज्ञप्ति के हिसाब से कुछ वैज्ञानिक ऐसे हैं जो दार्शनिक नहीं हैं। मतलब कि जो वैज्ञानिक दार्शनिक नहीं हैं, जिनका दर्शन की तरफ किसी भी तरह का कोई लगाव नहीं है या फिर उनके काम से उनका उनका दार्शनिक होना एक तरीके से प्रूव नहीं होता, उन वैज्ञानिक की का उदाहरण इसमें दिया गया है कि कुछ वैज्ञानिक दार्शनिक नहीं हैं। अंशव्यापी सकारात्मक प्रतिज्ञप्ति की तरह यह प्रतिज्ञप्ति अंशव्यापी है, क्योंकि क्योंकि इसमें भी वैज्ञानिकों को सार्वभौमिक ढंग से दार्शनिकों से संबंधित नहीं किया जाता है, अपितु एक या कुछ वैज्ञानिकों को ही संदर्भित किया जाता है। अंशव्यापी निषेध पदांश बताता है कि प्रतिज्ञप्ति इस बात को नाकारती है कि वर्ग समावेशन का संबंध उद्देश्य वर्ग के लिए सर्वव्यापी ढंग से ना होकर अंशव्यापी ढंग से है, अर्थात उद्देश्य वर्ग के किसी विशिष्ट सदस्य या कुछ सदस्यों के बारे में बताया जाएगा। अंशव्यापी सकारात्मक प्रतिज्ञप्ति के असमान, जिसमें यह स्वीकारा जाता है कि उद्देश्य वर्ग का कोई विशिष्ट सदस्य या कुछ सदस्य विधेय वर्ग में सम्मिलित है। अंशव्यापी निषेधात्मक प्रतिज्ञप्ति इस बात का निषेध करती है। अतः कुछ सदस्य कुछ एस के जो सदस्य हैं वो पी के सदस्य नहीं हो सकते। हमें ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि एक पद या दो से अधिक वर्गों से संबंधित जो पद हैं, मतलब उनके जो प्रकार हैं, उनको अलग तरीके से डिफरेंशिएट किया गया है और ये वर्ग निम्न है। पहला है एकल और सामान्य पद, जिसको सिंगुलर एंड जनरल टर्म्स कहा गया है। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं क्योंकि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और ज़रूरी है। एकल पद किसी एक अथवा विशेषीकृत व्यक्ति, विषय या वस्तु को निर्देशित करता है। एकल पद का उदाहरण है मोहन, गीता, बेंगलुरु, ये मेज, वह साइकिल इत्यादि। और एकल पद, जैसा कि अभी मैंने पढ़ा, ये आपके लिए समझना काफ़ी आसान होगा कि जब किसी एक पद की अगर मान लीजिए बात की जा रही है, किसी एक इंसान की बात की जा रही है, मोहन या फिर गीता या फिर किसी शहर की बात की जा रही है, तो वो सिंगुलर टर्म माना जाएगा। एकल पद दो प्रकार के होते हैं, व्यक्तिवाचक नाम अथवा संज्ञा। वे सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं जो किसी तर्क वाक्य के उद्देश्य या विधेय के रूप में प्रयुक्त हो एकल पद कहलाते हैं, जैसे कि स्कूल, कॉलेज, बागीचा, चूहा आदि। विशेष तरीके से परिभाषित या वर्णित पद ऐसा पद किसी एक व्यक्ति अथवा विषय को निर्देशित करता है, तथापि यह व्यक्तिवाचक संज्ञाएं नहीं होती हैं, फिर भी यह एक विशेष संदर्भ को निर्देशित करता है।
इसका एक काफ़ी सही एग्जाम्पल है। 1962 के चीन भारत युद्ध के समय भारत की प्र, भारत की प्रधानमंत्री का एक विशेष संदर्भ है, क्योंकि यह एक विशेष व्यक्ति मिस्टर जवाहरलाल नेहरू को निर्देशित करता है। दूसरी ओर, जब किसी तर्क वाक्य में जातिवाचक संज्ञा पद के रूप में प्रयुक्त होती है तो यह सामान्य पद कहलाती है। अस्पताल एक लोक संस्थान है। तर्क वाक्य में अस्पताल पद का प्रयोग एक जातिवाचक अथवा सामान्य पद के रूप में हुआ है। दूसरा जो पद का प्रकार है वो है अमूर्त, मूर्त और अमूर्त पद। मूर्त पद व्यक्ति, विषय, वस्तु जैसे कि चूहा, मेज, कॉपी, बॉक्स, पेड़ आदि को निर्देशित करता है। दूसरी ओर अमूर्त पद अमूर्त सत्ताएं जैसी संख्या, नंबर, वर्ग, गुण विच इज ट्रेड्स, क्वालिटीज, विशेषताएं आदि को निर्देशित करता है। इसके उदाहरण है प्रशंता। ये हुए हमारे कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स। जो हमारा अमूर्त पद है, प्रशंसा को हम उसको कहीं ऐसा मतलब देख नहीं सकते हैं। दर्शन में ये जो सारी चीज़ें हैं, जैसे कि गाय है, जैसे काऊ। तो काऊ का जो एक उसकी एक क्वालिटी है जो दुनिया के हर एक काऊ में है, इट इज़ काउनेस, जिसको कहते हैं गायपन। तो ये जो गायपन है, जो काउनेस है, ये है तो हर एक काऊ के अंदर, लेकिन ये हम देख नहीं सकते। बच्चे बहुत प्रसन्न हैं, हम उनकी हंसी ठिठोली देख सकते हैं, लेकिन क्या हम प्रसन्नता को देख सकते हैं? जी नहीं। दुख भी एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। दुख हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन हम उसे देख नहीं सकते हैं। कोई रंग है, मान लीजिए कोई कलर है नीला। नीला जो कलर है, उसका नीलापन जो उसका सबसे ज़रूरी एक तरीके से गुण है, उस गुण को हम देख नहीं सकते हैं। नीला का नीलापन हम नहीं देख सकते। ये सारे उदाहरण हैं अमूर्त पद के लिए। हालाँकि प्रसंग के अनुसार किसी भी पद को मूर्त और अमूर्त दोनों रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। यहाँ पर यह ध्यान देना आवश्यक है हमारा कि निरपेक्ष तर्क वाक्य के उद्देश्य एवं विधेय दोनों संज्ञाएं होती हैं। यदि इनमें से कोई सा भी संज्ञा ना हो तो उसे उपयुक्त संज्ञा में परिवर्तित किया जाना चाहिए, जिससे कि यह मूर्त पद बन जाए। यह उदाहरण के लिए आम पीले हैं और आम पीली वस्तुएं हैं। अब दोनों उद्देश्य और विधेय मूर्त पद हैं। निरपेक्ष तर्कवाक्य को मानक निरपेक्ष तर्कवाक्य में परिवर्तित करने के बारे में हम और अधिक इकाई निरपेक्ष तर्कवाक्य को मानक निरपेक्ष तर्कवाक्य में परिवर्तित करना में सीखेंगे। जो तीसरा प्रकार है पदों का जो इन्होंने बताया है, वो है पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म्स। तो तो बेसिकली ये है कि सकारात्मक पद गुण की उपस्थिति को निश्चित करता है, किंतु नकारात्मक पद गुण की उपस्थिति को नकारता है। सकारात्मक पद के उदाहरण है प्रश्न, नैतिक, सत्य, नागरिक आदि। वहीं नकारात्मक पद का उदाहरण है अप्रसन्नता, अनैतिकता, असत्यता आदि। हम देखेंगे कि यद्यपि कुछ मानव मरणशील नहीं है, जैसे नकारात्मक तर्क वाक्य होते हैं, किंतु नकारात्मक विधेय के साथ सकारात्मक तर्क वाक्य जैसे कि कुछ मानव अनैतिक होते हैं। इस भेद पर हम विस्तार से अनंत रानुमान में आगे जो हमारी क्लासेस होंगी उनमें पढ़ेंगे। जो चौथा प्रकार है पदों का, वो है कलेक्टिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव टर्म्स, जिसका मतलब हुआ समूहवाचक और असमूहवाचक पद। समूहवाचक पद
उन व्यक्तियों, विषयों या वस्तुओं का समूह है जो संपूर्ण वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं को करते हैं और इन्हें ही निर्देशित करते हैं। उदाहरण के लिए विश्वविद्यालय, देश, प्रयोगशाला आदि पद समूहवाचक पद है। एक विश्वविद्यालय में स्टूडेंट्स भी होते हैं, टीचर्स भी होते हैं और भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में भी बहुत सारे लोग होते हैं। तो ये एक तरीके से कलेक्टिव टर्म है कि अगर कोई इंसान है जो कि विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ है, तो उसको कलेक्टिव टर्म में बोलेंगे कि ये विश्वविद्यालय का पार्ट है। एक देश में अलग बहुत सारे स्टेट्स होते हैं, टाउन्स होते हैं, गाँव होते हैं, लेकिन जब हम एक देश की बात कर रहे हैं, तो उसमें एक पूरे देश को मेंशन कर रहे हैं हम। अलग से ये नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ़ सिर्फ़ यूपी या फिर सिर्फ़ न्यू दिल्ली की बात नहीं की जा रही है यहाँ पे। एक कलेक्टिव टर्म यूज़ हुआ है जिसको कहते हैं देश। तो ये कलेक्टिव टर्म्स का मतलब हुआ समूहवाचक पद जो है। दूसरा जो है डिस्ट्रीब्यूटिव टर्म, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। दूसरी ओर असमूहवाचक पद किसी वर्ग के प्रत्येक सदस्य को अलग से निर्देशित करती है। कोई पद अपने आप में समूहवाचक या असमूहवाचक नहीं होता, बल्कि किसी पद का तर्क वाक्य में प्रयोग यह निश्चित करता है कि वह पद असमूहवाचक ढंग से प्रयोग में लाया गया है या फिर असमूहवाचक ढंग से इसको बतलाया गया है। पदों का जो एक तरीके से गुणार्थ है, जो इनके गुण हैं, उनको बताया गया है 2 टर्म्स में, व्हिच इज़ कॉनोटेशन एंड डिनोटेशन। कॉनोटेशन का मतलब होता है संकेतार्थ और डिनोटेशन कॉनोटेशन का मतलब होता है लक्ष्यार्थ और डिनोटेशन का मतलब होता है संकेतार्थ। आप अगर इस शब्द पे ज़रा सा गौर फरमाएँ तो आपको पता लगेगा कि डिनोटेशन वर्ड में ही इसका जो मतलब है वो बताया गया है। डिनोट का मतलब ये होता है संकेत करना, संकेत करके दिखाना किसी एक वस्तु या फिर किसी इंसान की तरफ। तो इससे ये याद करना और समझना बहुत ही आसान हो जाता है कि डिनोटेशन जो कि डिनोट करता है, इसको संकेतार्थ कहते हैं और जो कॉनोटेशन है, ये जो तकनीक है, ये लक्ष्यार्थ कहते हैं। मतलब कि एक तरीके से ये किसी पर्टिकुलर चीज़ का हमें जो मतलब बेसिकली जो उसके गुण हैं, जो उसकी विशेषताएँ हैं, वो एक तरीके से हमें बताएगा। जैसे कि जैसे कि ये रिमोट है, इसको अगर मान लीजिए हम लोगों ने संकेत करके दिखाया कि ये रिमोट है, ये संकेतार्थ हुआ। एक कोई वस्तु है, इस पे संकेत करके मैं अगर बता रही हूँ कि ये एक वस्तु है, तो ये हो गया इसको डिनोट करना। अब इसका कॉनोटेशन कैसे होगा कि इसकी क्वालिटी है कि ये सफ़ेद रंग का है। इसकी जो क्वालिटी है या फिर इसका काम है चीज़ों को ऑन ऑफ करना या फिर एसी को ऑन ऑफ करना, तो ये इसकी क्वालिटी हुई। तो दिस वी कैन कॉल कॉनोटेशन। जब हम किसी वस्तु को एक तरीके से संकेत करके दिखाते हैं कि ये चीज़ जैसे मेरे जस्ट जस्ट सामने जो जो कैमरा है, ये इसको डिनोट अगर करूँ, तो फिर ये पता लगेगा कि ये जो जो कैमरा है इसका इस चीज़ को बताया गया है, इसको डिनोट करके बताया गया है। सो इट इज़ संकेतार्थ डिनोटेशन। और अगर इसी कैमरे का अगर हम फीचर के बारे में बात करें कि ये हमारी वीडियो बना सकता है, हमारी फ़ोटो ले सकता है, वो क्या है? वो इस वस्तु की विशेषता है, इसका गुण है। इस वजह से इसको कॉनोटेशन कहा गया है। तो इससे हमारा जो पूरा ये जो तर्क का एक तरीके से जो इंट्रोडक्शन है, ये हमने थोड़ा-सा कंप्लीट करने की कोशिश करी है। बट अभी तक जो हमने पढ़ा है, एक बार उसके बारे में थोड़ा-सा फिर से मैं दोहराना चाहूँगी, ताकि अगर आपका कुछ मिस हो गया हो नोट्स बनाने में या फिर आप जिस भी तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें थोड़ी-सी हेल्प मिल जाए। सो परंपरागत तर्कशास्त्र जो है, जिसको ट्रेडिशनल लॉजिक भी कहा गया है, ये दर्शन की जो सबसे ज़रूरी जो एक तरीके से प्रकार है, उनमें से एक माना गया है इसे। परंपरागत तर्कशास्त्रों को ट्रेडिशनल लॉजिक को।
इसमें जो और भी डिफरेंट पार्ट्स हैं, डिफरेंट जो भाग हैं, शास्त्रीय तर्कशास्त्र विच इज़ ऑल्सो क्लासिकल लॉजिक एंड आधुनिक तर्कशास्त्र जिसको कहा गया है मॉडर्न लॉजिक। प्रतिज्ञप्तियाँ, एक और चीज़ मैंने मेंशन करना मैं भूल गई। प्रतिज्ञप्तियाँ जो है उनको अंग्रेज़ी में प्रोपोज़िशंस कहते हैं। जो प्रोपोज़िशंस होते हैं वो सेंटेंस से थोड़ा-सा डिफरेंट होते हैं। जो वाक्य होता है उनसे थोड़ा-सा अलग प्रतिज्ञप्तियाँ वाक्य हो सकती हैं, लेकिन हर वाक्य प्रतिज्ञप्ति नहीं हो सकता। अ, उदाहरण के तौर पे हमने सारे के सारे जितने भी डेली लाइफ में जो भी सारी चीज़ें होती हैं, ये रिमोट मेरे सामने रखा है, ये ग्लास का पानी मेरे सामने रखा है, ये उदाहरण के तौर पे इन प्रतिज्ञप्तियों को हम अपने रोज़ की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। इस तर्क तर्क से अरस्तू ने हम लोगों की ज़िंदगी काफ़ी सरल बनाने की कोशिश करी है, क्योंकि जब लैंग्वेज की बात करते हैं, जब भाषा की बात करते हैं हम, तो प्रतिज्ञप्तियाँ हालाँकि दूसरी भाषाओं में भिन्न तो होती हैं, लेकिन अगर उनमें अर्थ पूरा होता है, तो वो एक तरीके से हमारे लिए कम्युनिकेट करने में, मेरी बात आप तक पहुँचाने में बहुत ही ज़्यादा आसान कर दिया है, हालाँकि तर्कशास्त्र ने। और ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ हमने पढ़ी थी कि ये या तो सत्य होगा या फिर असत्य होगा। विद्यात्मक होगा या तो हम इसे स्वीकारेंगे या फिर निषेधात्मक होगा, हम इसे नाकारेंगे। और ये किसी भी तरह का आदेशात्मक, विस्मयादिबोधक या फिर प्रश्नवाचक जो वाक्य होते हैं, इनको इनकी सत्यता या फिर असत्यता के बारे में हम नहीं कह सकते हैं। इस वजह से थोड़ा-सा इनको थोड़ा-सा क्रिटिसाइज़ किया गया है। हमने अभी ये भी देखा था कि किस तरह से 2 अलग प्रतिज्ञप्तियाँ अगर हमारे सामने रखी गई हैं और 2 अलग वाक्य अगर मान लीजिए रखे गए हैं, 2 अलग प्रतिज्ञप्तियों को अगर जोड़ा गया है कॉप्यूला से, जिनमें शब्दों में भी अंतर है और शब्दों के चयन में भी अंतर है, लेकिन शब्दों के अर्थ में अंतर नहीं है। हमने ये भी देखा कि किस तरह से अगर प्रतिज्ञप्तियों की भाषाएँ बदल दें, कि अगर कोई कोई सेंटेंस है एक, अगर उससे या तो हम इंग्लिश में बोले या फिर हम हिंदी में बोले या फिर हम उर्दू में बोले, तो इसका मतलब ये नहीं होता, या फिर हम तमिल या फिर सिंधी किसी भी तरह की लैंग्वेज में बोले, उसका अर्थ नहीं बदलेगा। शब्दों का चयन बदल जाएगा, भाषा बदल जाएगी। शब्द जितने इस्तेमाल होंगे एक वाक्य बनाने के लिए, वो बदला जा सकता है, लेकिन अर्थ नहीं बदला जा सकता। ये है प्रतिज्ञप्ति की सबसे ख़ास बात, कि भाषा बदल देने के बाद भी जो व्यक्त हो रहा है, उसके अर्थ में किसी भी तरह का कोई डिफ़रेंस नहीं मिलेगा हमें। हमने ये भी अभी देखा था कि शास्त्रीय जो तर्कशास्त्र है, जिसको अरस्तू का तर्कशास्त्र भी कहते हैं, ये ट्रेडिशनल लॉजिक माना जाता है और यह अ, हालाँकि मतलब जो तर्क के स्टूडेंट्स हैं बेसिकली या फिर जो टीचर्स हैं, उनके अलावा इन जनरल भी लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है, अपने बात को और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से दर्शाने में। और आधुनिक जो तर्कशास्त्र है, मॉडर्न लॉजिक वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आज के टाइम पे जहाँ जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफ़ी ज़्यादा एंड आधुनिक तरीके से जो टेक्निकली जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक टेक्निकलिटी जो कि बढ़ रही है, इसको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल रही है मॉडर्न लॉजिक के सहारे से। जी। और और हमने ये भी देखा था कि किस तरह से एक प्रतिज्ञप्ति में उद्देश्य पद जो कि सब्जेक्ट टर्म होता है, विधेय पद जो कि प्रेडिकेट टर्म होता है और एक संयोजक होता है जिसको हम कॉप्यूला कहते हैं। ये भी ध्यान में हमें रखना होगा कि जो सब्जेक्ट टर्म और प्रेडिकेट टर्म है, उसको जोड़ने के लिए जो कॉपुला का इस्तेमाल होता है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो उन दोनों शब्दों के बीच में ही आए। जैसे कि हमने जो एग्ज़ाम्पल लिया था, वो था सीता दार्शनिक है। यहाँ पे सीता सब्जेक्ट टर्म उद्देश्य पद थी और दार्शनिक विधेय पद जो कि प्रेडिकेट टर्म, और है इज़ कॉपुला। तो है यहाँ पे बिल्कुल अंत में आया है, सेंटेंस के बिल्कुल अंत में आया है, जिसको संयोजक कहा गया है। लेकिन
इसने जोड़ा है, इन सब्जेक्ट और प्रेडिकेट टर्म जो हैं इनको जोड़ा है। ये अलग से इसको हम ये नहीं कहेंगे कि सिंस ये दोनों वर्ड्स के दोनों शब्दों के बीच में नहीं है इस वजह से इसका जोड़ने का काम नहीं होगा। ये थोड़ा-सा तर्क में इस ये कॉन्सेप्ट थोड़ा-सा अलग माना जाता है। फिर हमने देखा था कि कैसे अगर सर्वदा रूप से सत्य हो तो उसको पुनरुक्ति विच इज़ टॉटोलॉजी भी कहते हैं और जब सर्वदा तरीके से असत्य होती हैं प्रतिज्ञप्तियाँ तो उनको हम व्याघाती या फिर आत्मव्याघाती कहते हैं विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड कॉन्ट्राडिक्टरी और सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी। अगर आपने ट्रुथ टेबल के बारे में पढ़ा होगा या फिर अगर मान लीजिए आगे अगर हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे तो उधर ये जो तीनों पार्ट हैं प्रतिज्ञप्तियों के, वो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, टेबल को सॉल्व करने में और आंसर लाने में इनका सबसे बड़ा रोल होता है। इस वजह से ये समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि टॉटोलॉजी, पुनरुक्ति, व्याघाती और आत्मव्याघाती इन सारे शब्दों का मतलब क्या है? इनको उदाहरण के साथ समझना सबसे ज़्यादा आसान रहता है। इट मेक्स इट वेरी ईज़ी। और जो लास्ट प्रतिज्ञप्तियाँ हैं, जो निश्चित तरीके से ना सत्य हैं और ना ही असत्य हैं, उनको कंटिंजेंट कहा गया है, जिसमें मैंने आपको एग्ज़ाम्पल से बताया था कि ये ठंडा ग्लास का पानी जो मेरे सामने रखा है, ये इस पल को तो ठंडा है, बट अगले पल ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये ठंडा रहेगा। और जो 2 वर्गों में जो हमने पारंपरिक रूप से दार्शनिकों ने प्रतिज्ञप्तियों को जो बाँटा था 2 वर्गों में, वो थी निरपेक्ष प्रतिज्ञप्ति और सोपाधिक प्रतिज्ञप्ति व्हिच इज़ कैटेगोरिकल प्रोपोज़िशन और दूसरा है कंडीशनल प्रोपोज़िशन। मिश्रित प्रतिज्ञप्तियाँ जो हैं, उनमें हमने ये पढ़ा था कि कैसे संयोजक जो कि वर्ड है और उसके माध्यम से 2 निरपेक्ष प्रतिज्ञप्तियों को एक संयोजक से जोड़ा गया जो कि और है, जिसमें हमने एग्ज़ाम्पल भी पढ़ा था कृष्ण, विनम्र और बुद्धिमान है। और जो दूसरा पार्ट था वो था वियोजक, या फिर के संबंध से जो शब्दों का चयन होता है, जब उनसे एक वाक्य बनता है, उनको वियोजक मानते हैं एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ईदर और रिलेशन कि या तो हम ये करेंगे या फिर हम कोई दूसरी चीज़ करेंगे। दोनों में से कोई एक चीज़ तो होनी ही है। और जो तीसरा है वो है हेतुवाश्रित जो कि है हमारा इफ देन रिलेशन मतलब यदि तो का रिलेशन यदि तो का जो संबंध होता है वो है ये हेतुवाश्रित। यदि हम बाहर जाएंगे जा सकते हैं तो हम पर्वत चढ़ सकते हैं। मतलब कि अगर हम बाहर गए तो हम बिल्कुल ही पर्वत भी चढ़ सकते हैं। ये है इसका सबसे अहम उदाहरण। और बिल्कुल लास्ट तक आते हुए हमने पढ़ा था निरपेक्ष प्रतिज्ञप्तियों के प्रकार, सर्वव्यापी सकारात्मक जिसको ए कैपिटल लेटर ए से डिनोट करते हैं, ऑल ऑल मेन आर मॉर्टल। इसका मतलब कि सारे पुरुष हैं वो मरणशील हैं। जो दूसरा था वो था सर्वव्यापी निषेधात्मक। जो पहला था सर्वव्यापी सकारात्मक उसको यूनिवर्सल एफर्मेटिव भी कहते हैं। जो सर्वव्यापी निषेधात्मक है उसको यूनिवर्सल नेगेटिव भी कहते हैं। ई से इसको डिनोट करते हैं नो मैन इज इमॉर्टल, राइट? और जो हमारा तीसरा है अंशव्यापी सकारात्मक, इसको आई से डिनोट करते हैं। इसको अंग्रेजी में पर्टिकुलर एफर्मेटिव भी कहते हैं, जहाँ पे हम एक वर्ग के कुछ सदस्यों को बस उठाएंगे। जैसे कि कुछ ही वैज्ञानिक हैं जो कि दार्शनिक हैं, उनके बारे में सम साइंटिस्ट आर फिलोसॉफिकल, यहाँ पे सिर्फ कुछ साइंटिस्ट की ही बात हो रही है जो फिलोसॉफिकल है। और लास्ट है हमारा अंशव्यापी निषेधात्मक, जिसको ओ से डिनोट करेंगे। और इसमें हम कुछ ऐसे पार्ट हैं जिनको नहीं लेंगे, जैसे कि सम साइंटिस्ट्स आर नॉट फिलोसॉफिकल। यहाँ पे उन साइंटिस्ट की उन वैज्ञानिकों की बात होगी जो फिलोसॉफिकल नहीं है। तो इससे हमारा जो क्लास है उसका समापन होता है। नमस्कार।